प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना बाका। हमारे पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं अमरपुर विधानसभा से एक काफ़ी खास व्यक्ति और महागठबंधन के राजद कोटे से संभावित प्रत्याशी के तौर पे अपनी दावेदारी पेश करने वाले श्री संजीव कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। संजीव कुमार सिंह जी का एक छोटा परिचय मैं आपको दे दूं, बाकी चीज़ें आप इनके ही जुबान से सुनना पसंद करेंगे और इनकी जानकारी होगी इनके द्वारा आपको दी जाएगी। सर का परिचय दे दूं मैं। श्री संजीव कुमार सिंह जी कोल इंडिया से महाप्रबंधक के तौर पर अपनी सेवा देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पिछले 5 साल से अमरपुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजद के संगठन को मजबूती प्रदान करना हो या सामाजिक रूप से लोगों को सशक्त करना हो, इन तमाम चीजों में इनकी बहुत ही महती भूमिका रही है। ये हमारे क्षेत्र के एक सरल व्यक्तित्व के और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम सर से जानेंगे इनकी जो इनका जो जीवन रहा है वो किस तरह से रहा है, शुरुआती जीवन के बारे में जानेंगे, इनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है, अमरपुर के विकास को लेकर इनका क्या रोड मैप है, टिकट को लेकर इनकी दावेदारी कितनी सुनिश्चित है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना बाका के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और हमारी जनता आज आपसे जानना चाहेगी कि आपकी दावेदारी टिकट को लेकर कितनी मजबूत है अमरपुर विधानसभा में। आने वाले विधानसभा में अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप विधायक बनकर आते हैं तो आपका क्या विकास का रोड मैप होगा, क्या विजन होगा अमरपुर विधानसभा को लेकर। तो इन तमाम बातों पर सर हम चर्चा करेंगे। तो इनको शुरू करने से पहले सर, सबसे पहले तो सर हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपके जीवन का जो शुरुआती दौर रहा वो किस तरह का रहा, किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, आपने जो सेवा दी कोल इंडिया में, तो वहाँ तक आपका सफ़र कैसा रहा, कार्य अनुभव कैसा रहा, इन तमाम बातों पे थोड़ा सा सर प्रकाश डालेंगे। मैं संजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक कोल इंडिया लिमिटेड, घर कोठिया, गोरगम्मा पंचायत, अमरपुर प्रखंड, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र। मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रामीण सरकारी स्कूल से हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान का लड़का हूँ, उस घर से बिलोंग करता हूँ। 8वां हाई स्कूल से मिडिल स्कूल पास कर 7वें क्लास में स्कॉलरशिप मिला और उस स्कॉलरशिप के सहारे ग्रामीण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मैं हाई स्कूल पढ़ाई के लिए RMK हाई स्कूल बांका गया। RMK हाई स्कूल बांका से 7वीं से मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई किया। 1978 में मैट्रिक पास किया। इसके पहले जो भी हमारा पढ़ाई था, क्लास में हर समय फर्स्ट सेकंड का क्रम चलते रहता था। बहुत ही संतुष्टि के साथ 1978 में मैट्रिक पास किए। ISC करने के लिए मैं पटना यूनिवर्सिटी गया। पटना यूनिवर्सिटी से ISC किया और फर्स्ट बार में मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए BIT सिंदरी में एडमिशन करने का मौका मिला। BIT सिंदरी में 1980 में मैंने एडमिशन कराया और वहाँ से पढ़ाई समाप्त कर डिग्री लेकर कैंपस सिलेक्शन हुआ और कैंपस सिलेक्शन में ही मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया। वहीं से आपका सिलेक्शन डायरेक्ट कोल इंडिया में हो गया? जी, कोल इंडिया में डिफरेंट पोस्ट पर डायरेक्ट हम लोगों का पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव कैडर में हुआ और मैं 34 साल सर्विस देने के बाद CCL रांची से जनरल मैनेजर पोस्ट से रिटायर हुआ। मेरा ये 2 सफ़र, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ का हो चाहे सर्विस कैरियर का हो, मैं अपनी नज़रों में पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी मुझे लगता था कि मैं अपनी क्षमता पर हूँ। सर्विस लाइफ में भी
चाहे वो मुझे हम लोगों को जो भी कंपनी के तरफ से टारगेट मिलता था, कोयला प्रोडक्शन का, सुरक्षा का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सारे में खरा उतरते हुए सकुशल, बिना किसी दाग पाच के, बिना किसी केस मुकदमा के, सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, क्रिमिनल केसेस, इन सारे चीज़ों से अलग किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, वहाँ से मैं 2021 1 फरवरी को मैं रिटायर हुआ। जब कोल इंडिया में जो आपका कार्यकाल रहा सर, वो भी बिल्कुल बेदाग रहा? निश्चित किसी तरह की कोई भी आपके ऊपर जो है तोहमत या उस तरह की कोई एलिगेशन कभी पूरे कार्यकाल में नहीं हुई जब तक आपने उसमें काम? किसी प्रकार का कोई एलिगेशन न रहा और न ही रिटायरमेंट के समय मेरे ऊपर बोझ के रूप में कोई एलिगेशन नहीं रहा। जी जी सर, अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कोल इंडिया में इतनी लंबी सेवा देने के बाद सर अचानक राजनीति में आने का विचार कैसे बना? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कोल इंडिया में सर्विस करते करते जी, मेरा ये खुद का निर्णय था। अपने स्वयं ये निर्णय? जी, खुद का निर्णय कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा। ठीक है। बहुत सारे चीज़ों पर विचार मैंने किया। ठीक है। मुझे कोई सूट नहीं किया कि मैं प्राइवेट नौकरी करूं, मैं ठेकेदारी करूं, या मैं और भी किसी प्रकार का मिडिल मैनेजमेंट का काम करूं। ये मेरा मॉरल मुझे अलाउ नहीं किया। मैं संतुष्ट लाइफ के साथ एक अच्छा रिटायरमेंट लेकर के मैंने अपने मन से निर्णय लिया कि मैं अपने समाज से ही जुटूंगा, मैं अपने अमरपुर की राजनीति में ही सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, क्योंकि सोशल वर्क करना मेरा प्राइम ड्यूटी था बचपन से ही। स्कूलिंग लाइफ से ही हम लोग जिस स्तर के थे, चाहे गांव में हो, स्कूल में हो, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो सेवानिवृत्ति के बाद हुआ कि नहीं, सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुझे जाना चाहिए, यही मुझे सूट करेगा। क्यों कि जब इतने बड़े महारत्न कंपनी में शांतिपूर्ण और सक्सेसफुल लाइफ बिता करके एक से एक बड़े ट्रेड यूनियन के बीच में रह करके, देखिए एक कहावत है कि एक कुशल मैनेजर ही एक कुशल लीडर हो सकता है। सही बात है सर। और हम लोगों ने जब एग्जीक्यूटिव में ही हमारी बहाली हुई, वहाँ से लेकर के रिटायरमेंट के दिन तक कुशल मैनेजर का रोल मैंने निभाया। कुशल मैनेजर के रूप में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक कुशल मैनेजर का लक्ष्य होता है लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोड मैप बनाना, रोड मैप बना करके संसाधन का जुगाड़ करना, टीम बनाना, टीम को ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देकर उसे रियल एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, उनको फिर एग्जीक्यूट करवाना। जी, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेरित करना और इनिशिएशन लेना, और जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है तब उसको फॉलो अप करना, तब उसका फीडबैक लेना। इन सारे प्रोसेस के बाद आप लक्ष्य प्राप्ति करते हैं, और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद तब ही कहलाता है कि आप सक्सेसफुल मैनेजर हैं। और सक्सेसफुल मैनेजर अपनी जगह का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक सक्सेसफुल लीडर होता है। इसी सत्यता को समझते हुए, चूंकि ये मैंने अपनी लाइफ में खुद से किया, तो ये मुझे लगा कि अमरपुर विधानसभा के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसी मैनेजरियल स्किल को लागू करते हुए मैं अमरपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में आऊं। मेरे सामने उस समय मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रेरणा था, प्रेरणा हमारे ससुर जी जो इस क्षेत्र से 2 बार विधायक थे, अमरपुर विधानसभा से 1967 से 1972 तक सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। मैंने भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर सोशलिस्ट विचारधारा वाले पार्टी को स्वीकार करना चाहा। उनका ईमानदार व्यक्तित्व मेरे लाइफ में प्रेरणा रहा। मैंने संपूर्ण करियर ईमानदारी से, चाहे वो नौकरी के प्रति हो या किसी भी प्रकार का अदरवाइज एक्टिविटी हो, मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना और आज आपके बीच में है। मतलब आपने हर चीज़ में ईमानदारी को कांस्टेंट रखा। जी जी जी। और जब
मैं आईएससी के लिए पटना यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ छात्र नेता के रूप में लालू जी थे। ठीक है। हर जगह, हर गेट पर, दीवार पर लालू जी, लालू जी, लालू जी जिंदाबाद। वो वहाँ से एक फर्स्ट इम्प्रेशन मिला लालू जी के प्रति। लालू जी से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम छात्र थे, वो बड़े नेता हो चुके थे, लेकिन उनकी प्रेरणा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। फिर अपने फादर इन लॉ का प्रेरणा लेकर के, इन दोनों प्रेरणा को मैंने अपने भीतर पचाए रखा, और जब मैं रिटायर किया तो एक क्षण में मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करना चाहिए। उस टाइम 2020 में तेजस्वी जी भी उभर चुके थे, तो तेजस्वी जी के साथ काम करने के लिए मन बना लिए राजा ज्वाइन कर लिया। और राष्ट्रीय जनता दल को मैंने 2021 में ही सदस्यता पटना में जाकर के मैंने ग्रहण किया, और 2021 से मैं अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहा हूँ। आज 5वां साल, आज तक आप बने हुए हैं। जी, आज 5वां साल है। हम लगातार, मुझे ज्वाइन करने के बाद जो पार्टी के तरफ से दायित्व मिला, दायित्व था कार्यकर्ता को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, पार्टी में विश्वास पैदा करना। ठीक है। तो इन 3 टारगेट को लेकर के मैं 2021 से इस पार्टी के साथ हूँ। लोगों के बीच विश्वसनीयता पैदा करना पार्टी के प्रति, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना। ये तमाम काम आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं। जी, आरजेडी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं बना पिछले 3 टर्म से, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दूसरे पार्टी का उम्मीदवार रहने से कार्यकर्ता उपेक्षित फील करता था, हतोत्साहित फील करता था। जो राजद के कार्यकर्ता हो। जी, राजद के जो कार्यकर्ता थे, और अपमानित फील करते थे। लोग भीतर से टूट सा चुके थे। हम जब ज्वाइन किए तो देखते थे कि एक मीटिंग में 2 आदमी 3 आदमी मात्र ही आता था बस। जी, तो ये मेरे लिए टास्क था। मुझे खुशी हुआ कि मुझे बहुत कुछ करने को है, करने का मौका है, और ये एक अच्छा मौका है। फिर धीरे धीरे धैर्यपूर्वक मैंने सारे लोगों को संगठित किया। 19 पंचायत शंभूगंज, 19 पंचायत अमरपुर और 1 नगर पंचायत, 39 पंचायत का 1 बार 2 बार 3 बार मैंने दौरा किया। सारे कार्यकर्ता के साथ 1 to 1 बात किया। बात करने के बाद उनका उत्साह और हौसला बढ़ाया, और आज इतने सघन प्रयास के बाद आज अमरपुर विधानसभा का कार्यकर्ता दोनों प्रखंड का अपने पैर पे खड़ा होकर के जीत के लिए तैयारी कर रहा है। अगला सवाल सर आपसे, आपके परिवार का योगदान और सहयोग आपकी जो राजनीतिक यात्रा है इसमें कितनी अहम भूमिका निभाती है, इसके विषय में थोड़ा सा बताया जाए सर। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड का जो सपोर्ट है, जी जी फादर इन लॉ का प्रेरणा था जी, वो तो आपने बताया। बाकी आज जो हमारे परिवार में हैं, हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारा लड़का, ठीक है। सब तरह से हमसे संतुष्ट है, और उनकी पूर्ण भागीदारी मेरे डिसीजन के साथ है कि आपके निर्णय के साथ हम लोग हर तरह से हैं, और आप आगे बढ़िए। मतलब सकारात्मक सहयोग जी, और सकारात्मक योगदान आपको परिवार से मिल रहा है। जी जी जी, कि आपने ये जो फैसला लिया आप स्वयं लिया, लेकिन परिवार का सहयोग आज के डेट में आपके साथ है। सर, एक आम नागरिक और नेता की भूमिका में आप खुद को कैसे संतुलित करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक नागरिक ही हूँ जी, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते एक नागरिक का राजनीतिक और सामाजिक रिक्वायरमेंट जो है जी। वो मैं भली भांति समझता हूँ, और उसे पूरा करने के लिए नेता बनना चाहता हूँ। तो उस बातों को समझते हुए एक राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं नेता बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा जान के, आपकी अपने नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, मजबूती से निर्वहन के लिए आप जो है एक नेता के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या नेता बनना चाह रहे हैं। अगला सवाल है सर, आज की राजनीति में जनता अक्सर करिश्माई और आक्रामक नेताओं की ओर आकर्षित होती है। ऐसे में आप जैसे सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व वाले इंसान को जनता अपना प्रतिनिधि क्यों माने? उनको तड़क भड़क चाहिए होता है ना सर आज के डेट में नेताओं में भी। जो हो, जी,
मेरा मानना है जी जी सर। सरल स्वभाव, मिलनसार स्वभाव, ठीक है। धरातल पर चलने वाला, बिना चमक दमक के, ठीक है। प्रतिभा के साथ, ईमानदार छवि लेकर, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है। पार्टी के साथ संपूर्ण मन से जुड़ाव, ये एक साधारण रूप में ही जीत को हासिल किया जा सकता है। ज़्यादा तड़क धड़क वाले ये किसी भी हालत में मैं उसे उपयुक्त नहीं मानता हूँ। और हर आदमी का जो अपना नेचुरल टैलेंट है, इसी स्वभाव से मैंने पढ़ाई किया, इसी स्वभाव से मैंने सक्सेसफुल नौकरी किया, और तीसरे टर्म की पारी में भी इसी स्वभाव के साथ। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि तड़क धड़क कोई भी कर सकता है, सरल सब नहीं बन सकता। नहीं, सरल बनना सबके लिए आसान नहीं है। सरल बनना आसान नहीं है। अगर आप सरल बन सकते हैं, सच्चा दिख सकते हैं, ईमानदार दिख सकते हैं, तो मेरे विचार से ये ज़्यादा कठिन है और ये ज़्यादा टिकाऊ है, ये ज़्यादा विजय की ओर ले जाता है। ठीक है सर। तो सर, जैसे आपने अभी बताया ईमानदार छवि की बात की, तो जनता ये भी तो सवाल कर सकती है कि सिर्फ ईमानदार छवि ही काफ़ी नहीं है, राजनीति की जो जटिलता है, क्या संजीव कुमार सिंह जी उसको मैनेज कर पाएंगे? आप उसमें अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं सर? जो जटिलताएं हैं जी, उन्हें मैं भली भांति समझता हूँ। ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है कि पार्टी संगठन में अपना स्थान, ठीक है सर। पार्टी संगठन में अपना विश्वास, जो मैंने पिछले 5 साल से कर लिया। लोग, जनरल आम पब्लिक का विश्वास मेरे प्रति है। कास्ट लाइन से हटकर संपूर्ण कास्ट, सारे जाति एक्रॉस कास्ट जो है, वो हमारे प्रति लोगों का लगाव है। लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा ही लोग खोजते हैं जो हमारे बीच का हो, भावना को समझता हो। वो बोलते हैं कि सर आप इतने संवेदनशील हैं, तो हम लोग तो ऐसा ही खोजते हैं। हम लोग अपना प्रतिबिंब आप में देखते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो हम लोगों को लगेगा कि मैं खुद जीत गया। किसी भी वक्त मैं, आपका घर पूरा सेंट्रल प्लेस में है, शंभूगढ़ और अमरपुर के सेंट्रल प्लेस में है, 12 बजे रात को भी ज़रूरत होगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, अपने सुख दुख की बात कर पाऊँगा। और आपका ऐसा स्वभाव है कि मुझे विश्वास और भरोसा है कि आप उस पर खरा उतरेंगे। जबकि बाकी लोग बहुत दूर रहने वाले हैं, बहुत ऊंचा नीचा बोलने वाले हैं, तो ये विश्वसनीयता मेरे लिए लगता है कि ये जो धन है, ये जो जनबल है, ये जनबल मेरे साथ है। ये आपका सबसे मजबूत आधार आज के डेट में आप देख, ये जनबल मेरा सबसे मजबूत आधार है। बाकी और जो कॉम्प्लिकेशन इम्प्लीकेशन राजनीति का है, सफलता पाने का जो चीज़ है, मैं उसे भली भांति समझता हूँ और समझकर आपको और अपनी महान जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं उसमें भी सक्षम हूँ। ठीक है सर। अमरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या आपको क्या लगती है सर? मैं बचपन से लेके सर्विस लाइफ तक इसी अमरपुर में बिताया। उसके बाद 5 साल से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुट गया समाज से। मेरे सामने 5 समस्या मैंने चिन्हित किया है। पहला समस्या, ये अमरपुर विधानसभा का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिल्कुल सर। इस कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषकों की भूमिका, उनकी समस्या, उनका निदान, ये प्राइम है। अगर मुझे मौका दें तो मैं ये कहना चाहूँ कि किसानों की क्या समस्या होती है। बिल्कुल बताया जाए सर। अगर हम इसको सिर्फ 2-3 लाइन में बतावें तो किसान का समस्या जो मुख्य रूप से है वो सिंचाई का होता है। सिंचाई की समस्या, सिंचाई का प्रॉब्लम ये होता है कि पानी बह के नीचे चला जाता है, खेत में पानी नहीं जाता। बहुत जगह पानी का जमाव हो जाता है, खेत डूब जाता है। तो इसका निदान निकालना
ये किसान के लिए प्राइम चीज़ है कि अगर एक समय में हम लोग जब हमको लगता है कि नौकरी कर रहे थे, जी। माननीय अटल जी का विचार था कि सारे नदी को जोड़ा जाए। उन्हीं तर्ज पर मेरे मन में एक परिकल्पना चला कि अपने विधानसभा अमरपुर में कि सारा नहर जितना है, इस नहर को जोड़ने का परिकल्पना क्यों नहीं किया जाए जी। और जगह जगह चेक डैम, जगह जगह बांध दे करके उस एक नहर के पानी को दूसरे जगह डाइवर्ट किया जा सकता है और जहाँ जमाव होता है उस जमाव को भी उस नहर से जोड़ देना, तो सिंचाई आसान हो जाएगी और वाटर का जो मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर हो जाएगा चैनल्स में। दूसरी कि समय पर किसानों को बीज और खाद की उपलब्धता नहीं रहता, बहुत बड़ी समस्या है। तो आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं किसान। और ये चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हर लोग किसी न किसी रूप में खेती पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब उसका पेट नहीं चलेगा तो वो दूसरा क्या देखेगा। तो समय पर उसको बीज और खाद का समस्या हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है, इसको देखने वाला और इसको संचालित करने वाला कोई नहीं रहता है। तो किसानों में ये समस्या रहता है, वो हर समय जहाँ जाते हैं यही सुनाता है। इनसे 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो उनके समर्थक या और भी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस विभाग में जो है किसानों के हित में बहुत सारा काम हुआ है। नदियों का जीर्णोद्धार हुआ है, नहरों का पुनर्निर्माण हुआ है, चेक डैम्स का निर्माण हुआ है, तो फिर भी आप बता रहे हैं कि इतनी सारी समस्या यथावत अभी भी बनी हुई है किसानों की। जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ जी। हमारे अपना किसान वाला जगह ज़मीन है, गांव में किसान हैं, अगल बगल में किसान हैं। एक राजनीतिक स्टेटमेंट देना अलग बात हो जाता है, लेकिन जिसे हम धरातल पर देखते हैं, किसानों के बीच संवाद करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। आज अभी जो इतना वर्षा इस बीच में हुआ, सैकड़ों एकड़ जमीन डूब गया। जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में आसपास। जी जी जी। तो ये आप खुद देखते हैं, हम खुद देखते हैं। तो किसी के स्टेटमेंट पर, वो उनका राजनीतिक स्टेटमेंट है, अपना प्रचार प्रसार है, लेकिन किसान तबाह है सिंचाई को लेकर, किसान तबाह है खाद और बीज को लेकर के। और तीसरा अहम बात जो होता है कि जब फसल तैयार हो जाता है तो मार्केटिंग का समस्या फिर अन्न का हो जाता है। जी, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल जी, पा रहा है। जो सरकारी प्लेटफॉर्म एमएसपी वाला है उसमें बहुत प्रकार का लोचा है। हाँ, बहुत सारी परेशानी। जी, लोग सही जगह दे नहीं पाते हैं, वो प्राइवेट मार्केट में बेच देना पसंद करेंगे बनिस्बत उस व्यवस्था में विश्वास करना जहाँ की उनको जो उसका मूल्य है वो मूल्य समय पर मिलता ही नहीं है। मिनिमम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है, उल्टे उसमें बहुत सा कटौती हो जाता है। बेचने का समय फिक्स नहीं है, कब बेच सकते हैं आप, नहीं बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे भी मॉनिटरिंग करना, इसका भी सही निष्पादन कराना, ये एक किसानों के लिए बड़ा निर्णय होगा। तो और इस क्षेत्र में काम करेंगे मजबूती से। मेरा प्रथम प्राथमिकता है किसानों के लिए, किसानों के प्रति। दूसरी बात, अगर ये रोजी रोटी के इससे हट के हम चलें तब शिक्षा की बात आती है। आप प्राइमरी स्कूल से लेकर के ऊपर तक का व्यवस्था देखें अपने क्षेत्र में, तो किसी तरह से भवन है तो जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में भी है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लोग मोबाइल पर गप करते रहते हैं, या टीचर को आज के शिक्षा पद्धति में किसी दूसरे तीसरे चीज में लगा दिया जाता है। परिणाम क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल, अगर हम अपने सरकारी स्कूल से तुलना करते हैं जहां हम पढ़ाई करके आज आपके बीच में हैं, तो मुझे आकाश जमीन का अंतर दिखाई पड़ता है तब में और अब। जी, उन दिनों की पढ़ाई को लगता था कि सरकारी स्कूल ही बेहतर है, सस्ता है, पढ़ाई है, अच्छा टीचर है, डिसिप्लिन्ड लाइफ था। आज उन सारे चीज़ों का अभाव है। आज जरूरत है इसे चैनलाइज करने का। देखिए,
अगर एजुकेशन को आप 3 स्टेज में बांट सकते हैं, एक सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और एक लोकल प्रतिनिधि के अंदर, स्थानीय जो प्रतिनिधि। जी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में बोलें तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन कराना, उसका गार्जियनशिप निभाना, उसका मॉनिटरिंग करना और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये लोकल विधायक का काम होता है, जिसमें हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं ये बुरी तरह फेल कर रहे हैं। ये अपना जो है कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे नहीं, अगर करते तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं रहता। जो अनियमितता दिख रही है, जो असुविधा हो रही है, जी जी वो जी, आज नहीं होती। जो स्कूल प्रबंधन, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है वो भीषण भीषण दयनीय स्थिति में है। मुझे नहीं लगता, लेकिन इसका ज़रूरत है कि एक एक स्कूल का रिकॉर्ड रखा जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड रखा जाए, उनके टीचर का रिकॉर्ड रखा जाए, बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाए और उसमें जो कमी लगे। क्यों? देखिए, ये सरकारी विद्यालय है, हो क्या गया है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो गणराज्य जो है भारत, जहाँ की हम बोलते हैं कि ये आम पब्लिक का देश है, स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश में जो हमें फ्री एजुकेशन मिलता है सरकारी तंत्र के द्वारा, ये एकदम विपरीत कंडीशन में हो गया है। तो एग्जिस्टिंग परिस्थिति को भी सुचारू रूप से लाने के लिए एक एजुकेशन प्रिय, एजुकेशन के मर्म को समझने वाला विधायक होना चाहिए। मतलब तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च, शिक्षक भी हैं, भवन भी किसी न किसी स्थिति में है, लेकिन एक निगरानी की जो कमी है, एक गार्जियनशिप जो अमरपुर विधानसभा को चाहिए, उसकी कमी आपके हिसाब से यहाँ देखने के लिए मिल रही है? उसकी कमी मैं देख रहा हूँ, और वो कमी मुख्य रूप से इसलिए भी है कि वो हमारे बीच के नहीं हैं। आज मैं अपने गांव का अगर मान लीजिए आज विधायक बन जाऊं जी, तो कम से कम अपने गांव को देखेंगे, अगल बगल के गांव को देखेंगे। जब कभी भी आएंगे, अपना घर तो लोग आता ही है, सही बात, 2 दिन के लिए भी आएगा तो 2 दिन में मैक्सिमम चीज़ों का विजिट किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि को लोग पसंद कर रहा है। तो ये तो हुआ सरकारी स्कूल के लोअर तंत्र का। अगर आप हायर इसमें चलिए तो आप देखिए, महिला कॉलेज नहीं है, नहीं, एक भी नहीं, ITI नहीं है, नहीं, जबकि लड़का लड़की का कमी नहीं है। लोग भागलपुर जाता है पढ़ने और बाहर जाता है पढ़ने। तो ये जो स्थिति बना हुआ है, ये हमारे अमरपुर में क्यों नहीं हो सकता है? सर, अगर हम अमरपुर विधानसभा के स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो काफ़ी परेशानी यहाँ क्षेत्रीय जनता को देखने के लिए मिलती है, होती है। आप वर्तमान में अमरपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कहाँ देख रहे हैं, और अगर आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो उसमें किस हद तक सुधार आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी, मैं इससे सहमत हूँ जी, कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है, व्यवस्था लचर पचर है, व्यवस्था का निगरानी नहीं है, और लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे वो अगर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का आप बात करें तो वो तो किसी रूप में दिखाई ही नहीं पड़ता है। बस स्वास्थ्य केंद्र के नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम है, एक भवन है, उसमें कोई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप रेफरल हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी यही मैनेजेरियल समस्या है, व्यवस्था की कमी है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन मैनेजेरियल प्रॉब्लम के कारण उसमें लचर व्यवस्था हो जाता है और लोग लाचार हो जाते हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, ग्रामीण स्तर पर लोगों का एक ही चीज़ कहना रहता है, सर देखिए हम लोग बहुत त्रस्त हैं, यहाँ से मायागंज तक का सफ़र हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, वहाँ एडमिशन जल्दी से नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों के मदद से हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्राथमिक सुरक्षा केंद्र और अमरपुर का रेफरल हॉस्पिटल और मायागंज तक को कम से कम
सुदृढ़ किया जाए। और मेरे भी प्रायोरिटी में सबसे पहले यही है कि अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल से लेकर के मायागंज तक को के प्रबंधन पर निगरानी रखा जाए। मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास है, अगर बेहतर व्यवस्थापक, अगर बेहतर निगरानी करने वाले प्रतिनिधि हों हमारे यहाँ पे, तो लोगों को जितनी असुविधा हो रही है आज उससे कहीं कम असुविधा होगी, यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, निश्चित। देखिए, होता क्या है कि सरकारी योजनाएं बहुत है। सरकारी योजनाओं का न तो हमारे प्रतिनिधि को जानकारी है, न तो उसके एग्जीक्यूशन में कोई दिलचस्पी है। मेरा मानना है कि जितना सरकारी योजनाएं हैं उसका सही सही जानकारी रखना, उसका सही सही एग्जीक्यूशन कराना, उसका मॉनिटरिंग कराना, इतना भी हो जाए तो हमको लगता है कि एक साधारण स्टेज में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जनता की बहुत सारी समस्याओं का समाधान, क्योंकि योजनाओं का कमी नहीं है जी, लेकिन योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और उसमें जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है या निगरानी का अभाव है उसके लिए ही प्रतिनिधि होता है ना। तो अगर एक ईमानदार छवि का, ट्रांसपेरेंट छवि का, उसे समझने वाला, उसके सारे इन्स आउट को समझने वाला अगर हो, उसका टेंडरिंग प्रोसेस है, उसका एनआईटी है, उसका वर्क ऑर्डर है, वो सारे चीज़ों को समझने वाला अगर कोई प्रतिनिधि हो तो उसके सारे चीज़ों को समझेगा और उस पर दबाव फील होगा। जी सर। अगला सवाल है सर, पिछड़े और दलित वर्ग की आवाज़ को राजनीति में जगह दिलाने के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पिछड़े और दलित की आवाज़ को ऊपर उठाने का सबसे बेस्ट मेथड हमारे विचार से जो है कि हमारा जो संगठन है, जो तेजस्वी जी के इसमें अभी चल रहा है, ये हर जगह का एक आयोग बना हुआ है। दलित आयोग, पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, तो उसको हम लोग सक्रिय कर रहे हैं और उसकी भागीदारी जैसे ही पार्टी लाइन में होगा उसका आवाज़ ऑटोमेटिक उठेगा। वो उसकी सक्रियता ही नहीं है, उसकी भागीदारी ही नहीं रह पाता है। तो इन दिनों हम लोगों ने उन लोगों को पार्टिसिपेट कराना शुरू किया है अपने इसमें, और जब पार्टिसिपेट करेगा, पार्टी को अपना समझेगा, अपनी बात को रखेगा, अपनी समाज की बात को रखेगा, और यही आवाज़ यहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक जाएगा। यही आवाज़ है, इसी आवाज़ के लिए हम सारे लोग हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं राजद जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, इसकी एक छवि पूरे बिहार में बनी हुई है कि ये एमवाई समीकरण की पार्टी है। जी जी जी, ये हम लोग भी सुनते हैं। तो ये जो एक लोगों के बीच में जो ये भावना बनी हुई है, ये जो बात फैली हुई है, तो इसको किस हद तक आप सही मानते हैं? और इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कैसे आप दलितों और पिछड़ों को जोड़ पाएंगे इस पार्टी से? उनको कैसे हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा दिला पाएंगे? अगर एमवाई को छोड़ दिया जाए जी, तो आप देखिए तेजस्वी जी अभी क्या कर रहे हैं। A to Z की पार्टी बना दिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि ये माई बहन योजना 2500 रुपया हर महिला को, इसमें कोई कास्ट लाइन का बात नहीं है, ये सारे लोगों पर अप्लीकेबल है। 200 यूनिट बिजली फ्री, ये हर घर को है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है, ये सभी जाति के लिए समान, सभी जाति के लिए समान है। जब आप देख रहे हैं वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे कास्ट लाइन पर अप्लीकेबल है। तो ये जो इनका लालू जी के टाइम में सामाजिक क्रांति हुआ था, सामाजिक न्याय, और तेजस्वी जी उसमें एक चीज़ जोड़े, आर्थिक न्याय, आर्थिक पहलू को इन्होंने जोड़ा, और आर्थिक पहलू को जोड़ करके सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय में था कि जो गरीब गुरबा, दलित, वंचित ये है, उनकी आवाज़ को लालू जी के टाइम में जितना खड़ा हुआ उतना आज दिन तक नहीं हुआ, और तेजस्वी जी उसको भी आगे कर रहे हैं। तो उसी विचारधारा में हम लोग उन लोगों को डिफरेंट सेल का अध्यक्ष, महासचिव, ये सब बना करके उसकी आवाज़ को ऊपर कर रहे हैं। और ये आर्थिक क्रांति वाला तो हम आपको बताए कि तेजस्वी जी का जो सोच है। और आज मान लीजिए हम लोग आरजेडी ज्वाइन किए, मैं एमवाई से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, तो एक विचारधारा को लेकर के, और हमारे जैसे ही लोग जब आएंगे इसमें आरजेडी में,
तो आरजेडी का फिर उस विचारधारा का जो छाप लगा हुआ है उससे हट जाएगा। मतलब सामाजिक और राजनीतिक दोनों हिस्सेदारी देने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त करने का काम आपकी पार्टी कर रही है जी। और इस तरह से आप दलित और पिछड़ों को जो है राजनीतिक जगह देने का काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे उनको सशक्त करके कर रहे हैं। जी जी सर, थोड़ा सा आपके संगठन के किए गए कार्यों पे हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले 5 साल में आरजेडी के निष्क्रिय संगठन को अमरपुर में फिर से सक्रिय करने का काम आपने कैसे किया, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हमको बताएंगे। सक्रियता मैंने, देखिए अगर हम 3-4 लाइन में ही इसे बोलना चाहें जी। तो मैंने रिपीटेड मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कार्यकर्ताओं का। लगातार लोगों से जी, लगातार मिल करके मीटिंग ऑर्गेनाइज कराए। धीरे धीरे करके संख्या बढ़ना शुरू हुआ, उनका हौसला बुलंद किए, उनका जो बैकग्राउंड था, जो लोग उपेक्षित फील करता था, उसका संसाधन जुगाड़ किया और संसाधन देने के बाद लोग मीटिंग में आना शुरू किए। मीटिंग में आए तो भागीदारी सुनिश्चित होने लगा। इसी बीच में हमारे एमपी का भी चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके कार्यकर्ता के साथ भाग लिया। फिर तेजस्वी जी का कई बार यात्रा हुआ, उस यात्रा में भी कार्यकर्ताओं के साथ, जब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग निकलते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। उसके बाद पिछला अक्टूबर से सदस्यता अभियान चला। पार्टी का सदस्यता अभियान 2025 से 2028 3 साल के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम 38 पंचायत का और नगर का सदस्यता अभियान अपने नेतृत्व में कराए। तो जैसे ही सदस्यता अभियान हमारा सक्सेसफुल हुआ, लोगों का हौसला बुलंद हुआ। जो कुछ नहीं होता था वो आज हम इस स्थिति में हैं, ये कह सकते हैं कि अमरपुर और शंभूगंज का सदस्यता अभियान करके हम लोगों ने पार्टी में जमा किया। तो आज इन लोगों का हौसला बुलंद है। मतलब आपने लगातार ग्राउंड पे लोगों से व्यक्तिगत तौर पे आप मिले और अलग अलग कार्यक्रम और चुनाव के माध्यम से आपने जो है सक्रिय किया, जो निष्क्रिय संगठन हो गया था राजद का। जी जी जी, आपने फिर से संगठित करने का काम किया। और इसके साथ साथ हम फील्ड में जो अपना भ्रमण करते हैं तो फील्ड के भ्रमण की भी जानकारी कार्यकर्ताओं को मिलता है, क्योंकि हम जाते हैं उनके साथ ही। जिस पंचायत में जाते हैं पंचायत अध्यक्ष को साथ ले लेते हैं। तो ये एक नया कल्चर शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जाता है तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। तो जब हर पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ घूमना शुरू किया तो वो लोग अपने को गौरवान्वित भी फील करता था और ये फील करता था कि नहीं, मुझे देखने वाला, मुझे पूछने वाला कोई आ गया है, कोई है जी, जिस चीज़ की कमी महसूस कर रही थी उनको। अच्छा सर, जैसे टिकट की दावेदारी की बात करें तो महागठबंधन के खेमे में कई सारे घटक दल हैं। पिछली बार भी सीट कांग्रेस के खेमे में थी और अभी भी कहीं ना कहीं आपके राजद के कोटे से और कांग्रेस के कोटे से भी बहुत सारे दावेदार हैं जो कि बहुत प्रबल दावेदारी जो है अपनी अलग अलग न्यूज मीडिया के माध्यम से या कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। इन सब तमाम लोगों के बीच में आपकी दावेदारी कितनी सुनिश्चित है सर कि आप टिकट लेकर आएंगे? क्योंकि विजन तो आपका हमने सुना, अब टिकट की दावेदारी पे थोड़ी सी बात की जाए तो वो आपका क्या स्टैंड है अभी तक वर्तमान? टिकट की दावेदारी के लिए अगर आप तेजस्वी जी के हर भाषण को सुने तो उनके भाषण में 2-3 चीज को मैंने बारीकी से देखा है। कि मैं इस बार वैसे लोगों को टिकट दूंगा जो कार्यकर्ताओं के बीच में हो, जो जनता के बीच में हो, जो पैरवी लेकर नहीं आवे, जो ऊपर से टपकने वाला नहीं हो। इस 4 लाइन के उनके मंत्र को, जो एक प्रजातांत्रिक मंत्र है, मैंने अपने सफ़र में एडॉप्ट किया। मैं ऊपर से टपकने वाला अपने को नहीं मानता हूँ, मैं पैरवी कराने वाला अपने को नहीं मानता हूँ। अगर बात करना है तो स्वयं तेजस्वी जी से मिलते हैं। कार्यकर्ताओं में 100% भरोसा है और आम पब्लिक में पूरी विश्वसनीयता है हमारी। और लोगों का एक स्वर में कहना है कि आप अगर टिकट लेके आते हैं तो मैं न पार्टी देखूंगा न जात देखूंगा। ऑल जाति के लोग, ऑल क्षेत्र के लोग, ऑल धर्म के लोग सब एक स्वर पर क्षेत्रीयता के नाम पर
कि हम बहुत दिन से बंधक बने हुए हैं। अमरपुर को राजनीतिक बंदी से दूर कराने के लिए कोई साहसिक आदमी चाहिए, जो जन समर्थन वाला आदमी चाहिए, और उन लोगों का मानना है कि ये इमेज आप में देखते हैं। तो हमारी शक्ति मेरा कार्यकर्ता है, हमारी शक्ति मेरा जनबल है। तो इस दो शक्ति के सहारे मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के पास जाता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ। और एक चीज़ और बता दूं कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे 38 पंचायत अध्यक्ष, बल्कि नगर को लेकर के 39, और 2 प्रखंड अध्यक्ष शंभूगंज और अमरपुर, इन लोगों ने तेजस्वी जी के नाम से एक प्रस्ताव लिखित रूप में सिग्नेचर के साथ भेजा है, जिसमें इन लोगों ने मांग किया है कि इस बार अमरपुर को क्षेत्रीय राजद का प्रत्याशी दिया जाए। क्षेत्रीयता की जो है बात बहुत ही प्रमुखता से की जी, क्षेत्रीय राजद, और उस क्षेत्रीय राजद में संजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि एक प्रत्याशी के रूप में जितना चीज होना चाहिए वो इनमें विद्यमान है। ये इन लोगों का आकलन है, जो पंचायत अध्यक्ष और जी, पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, ये लोग सिग्नेचर से तेजस्वी जी के नाम से वो प्रपोजल बनाए हैं। उस प्रपोजल को वहाँ तक पहुँच गया है। तेजस्वी जी को हम लोग पढ़ा भी दिए हैं, वहाँ भी सारे सेकेंड लाइन के लोगों को पढ़ा दिया गया है। बाकी तो यही मेरा आधार है, और ये एक प्रजातांत्रिक आधार है। इसी के तहत मैं मानता हूँ कि ये शायद किसी प्रत्याशी ने नहीं किया होगा। मैं अपने को सबसे ज़्यादा सबल इसी कार्यकर्ता और जनभावना के तहत, जनबल के तहत अपने को भारी मानता हूँ। मतलब लोगों के बीच आप लगातार बने रहे, लोगों ने आप पे भरोसा जताया, आपकी साफ जो छवि है, जो आपके व्यक्तित्व है, उससे लोग प्रभावित हैं जी, इस लेकर आपकी दावेदारी मजबूत है टिकट को। जी जी। सर, अभी जो मतदाता पुनरीक्षण SIR चल रहा है, तो उसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, SIR के थ्रू अगर सिर्फ SIR को कहा जाए जी तब तो वो उचित ही है, लेकिन SIR का गलत दुरुपयोग जो हो रहा है, जिंदा आदमी को मुर्दा दिखा देना, मुर्दा को जिंदा दिखा देना, जो हमारे अच्छे मतदाता हैं जो बाहर रह रहे हैं वो समय पर नहीं आ रहा है, उनका नाम कट जाना, उनके पास वो दस्तावेज नहीं होना, वो प्रस्तुत उसका नहीं करना, तो ये जो गलतियां हुई है, जो मर गया है सही में उसका नाम कटा तो कोई बात नहीं, तो प्रजातांत्रिक रूप है। लेकिन बाकी चीज जो हो रहा है, आज जो 65 लाख का जो बिहार में आया, उसमें ढेर सारे ऐसे लोग हैं, तो उसको दूर करने के लिए, गलत तो ये है ही, उसको हम लोगों के गांव में भी बहुत लोगों का नाम छूट गया, लेकिन फिर BLO से मिल करके हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं और सुधार करा दिए हैं। तो इस तरह से सब जगह कुछ न कुछ विसंगति दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से हर पंचायत अध्यक्ष को हम लोग बोले हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में ऐसे विसंगति को दूर कराइए, और वो विसंगति को दूर करा रहा है। सारे लोग उसमें लगे हुए, सारे लोग अपनी अपनी जगह, क्योंकि हमारा एक टीम है, और जब टीम एक्टिव है, देखिए टीम तो एक शरीर के नस की तरह होता है कि पैर में चोट लगे तो सर तक चला जाए, इसी को जिंदा शरीर बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये पंचायत का जो टीम है, ये पंचायत के टीम को अभी हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो उसको करता है, और एक नेटवर्क के थ्रू ये सब करेक्शन सारा चीज़ हो रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध और कमजोर कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है सर? बिहार स्तर पर आप डेली सुन रहे होंगे न्यूज में, कल भी एक घटना हुआ, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय हो गया है। जितने सुशासन का नाम सुनते थे मुख्यमंत्री साहब का कि सुशासन बाबू हैं, हमको लग रहा है कि जस्ट विपरीत हो गया है। ये सुशासन बाबू नहीं, ये कुशासन बाबू हो गए हैं। सब कुछ उल्टा चल रहा है, सब चीज़ उल्टा चल रहा है, और खास करके ये विधि व्यवस्था के मामले में तो जैसे लगता है कि ये सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। इसका क्या कारण देख रहे हैं सर? आपकी सुशासन अचानक से पलट के कुशासन की रूप में सामने आ गया? इसलिए कि जो चुनाव जीतने का विधि लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें अच्छे लोगों का पूछ घट गया है। तो जब क्रिमिनल टाइप का लोग
पार्टी में आएगा तो क्रिमिनल विचारधारा का ही चीज़ दिखाई पड़ेगा। और जब क्रिमिनल कोई घटना का अंजाम देता है तो उसको बरदहस्त देने वाला फिर वही लोग हो जाता है। मुख्यमंत्री जी अपने जितने उच्च चरित्र के हों, लेकिन उनका जो टीम है, टीम के द्वारा जो संचालित हो रहा है ये गलत काम, ये उनको भी बदनाम कर रहा है। लेकिन अपराध की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो बड़ा ही चिंता का विषय हो गया है। तो सर, क्या राजद की सरकार या महागठबंधन की सरकार जब आएगी बिहार में तो इन तमाम चीज़ों पे लगाम लगाने का काम किया जाएगा, या जो छवि राजद की जंगल राज वाली बताई जाती है फिर से वही तो शुरू नहीं हो जाएगा? आप तेजस्वी जी के अगर स्पीच को सुने होंगे, कई सारे स्पीच जी सुने हैं मैंने। तो उनका एकदम डिक्लेयर्ड है कि मैं जब आऊँगा तो विधि व्यवस्था को चुस्त करूँगा, इस प्रकार की जो घटनाएं होगी इस पर संपूर्ण स्टॉपेज लगेगा। और जंगल राज का जहाँ तक प्रचार होता है कि ये तो एक राजनैतिक दुष्प्रचार है। जंगल राज क्या है, इससे बड़ा जंगल राज और क्या है जहाँ रोज अपराध की घटना सुनाई पड़ता है। तो इसको हम मंगल राज कहते हैं, उसको जंगल राज कहते हैं, तो ये तो अपनी अपनी भाषा में अपने को स्थापित करने वाला चीज़ है। लेकिन तेजस्वी जी पर अगर हम लोग भरोसा करें तो वो एक निर्भीकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, एक नया बिहार बनाना चाह रहे हैं, एक प्रगतिशील, एक सुरक्षित बिहार बनाना चाह रहे हैं। तो उस सुरक्षित बिहार को बनाने के लिए विधि व्यवस्था को वो अपने तरह से लागू करना चाहते हैं। हम करप्शन फ्री, अपराध फ्री माहौल देंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो उनका नौकरी का इरादा है। तो इन सारे चीज़ों के साथ, चूँकि अपराध का सवाल आप कर रहे हैं, तो अपराध के प्रति हमारे नेता बहुत सचेत हैं। और आने वाले भविष्य में आप बिहार को इस अपराध से जो अभी वर्तमान जो परिदृश्य जो देखने को मिल रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी? जी, निश्चित मिलेगी। जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में मुक्ति मिलेगा। सर, एक सवाल और है आपके लिए, राजनीति में आपके लिए पद बड़ा है या जनता का भरोसा? जनता का भरोसा शक्ति देता है, पद उनकी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता है। बिना पद रहे उनकी इच्छाओं को या समाज की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो उनका समर्थन, उनका विश्वास से आप राजनीति में मजबूत होंगे, चुनावी प्रक्रिया में आप जिताऊ कैंडिडेट के रूप में होंगे, आप जीतेंगे। तो दोनों का अलग अलग स्थान है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिना लोगों के विश्वास का आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और बिना चुनाव जीते आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में, दोनों महत्वपूर्ण है और मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, अगर आपको महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो क्या आप निर्दलीय मैदान में आएंगे या मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ आप खड़े रहेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में? मैं लगातार 5 साल से जी टिल डेट मेरा 2 डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। ठीक है, मैं जो पार्टी का कंपिटेंट लोग आएगा, पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी होगा, उसके साथ संपूर्ण शक्ति के साथ उन्हें अपने संसाधन से जिताने का मैं प्रयास करूंगा। मतलब आप पार्टी के साथ समर्पित, पार्टी के साथ समर्पित कर जुड़े रहेंगे? जी, और टिकट मिले या ना मिले? टिकट मिले या ना मिले, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता बाद में भी बना रहूंगा। अब सर, कुछ सवाल हमारी जनता से सीधे हम तक पहुंचे हैं फेसबुक के द्वारा, अपना बाका पेज के द्वारा, तो उनमें से कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, सूर्यदेव सिंह जी का, ये बिशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, इनका कहना है सर कि हमारे क्षेत्र में जो चांदन नदी का दोहन हो रहा है, इसको रोकने में क्या संजीव सिंह जी सक्षम हो पाएंगे? इसके लिए इनकी क्या योजना होगी? और दूसरा इनका सवाल ये रहा है सर कि क्या अमरपुर में जो गुड़ की खुशबू, जो आप किसानों की भी बात कर रहे थे, तो गुड़ की खुशबू आप वापस ला सकते हैं? इसके लिए आपका क्या रोड मैप होगा? थोड़ा प्लान बताएंगे सर। जी,
अमरपुर गुड़ की खुशबू के लिए जाना जाता था पहले। जी। जब हम लोग बचपन में गुजरते थे, बांका जाते थे पढ़ने, अमरपुर मार्केट आते थे, तो बांका से लेकर के अमरपुर तक पूरा गुड़ मिल ही दिखाई पड़ता था। गुड़ का खुशबू, गुड़ का खोहिया, उसका जो है ये बैलगाड़ी पर लादा हुआ ईख और ट्रक पर लादा हुआ गुड़ का टीन, ये अमरपुर का पहचान था। हमको लगता है कि धीरे धीरे 50 साल के इंटरवल में अपने क्षेत्र से ईख का खेती बंद हो गया, गुड़ मिल बंद हो गया। तो जो चीज 50 साल से टोटली बंद हो गया है, उसे पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहचान है, हमारे क्षेत्र की पहचान। जी, हमारे क्षेत्र की पहचान है। यहाँ और कोई इंडस्ट्री था या नहीं, लेकिन गुड़ का इंडस्ट्री था, पुराना कैश क्रॉप के तौर पे। जी जी जी। तो आज फिर जरूरत है कि किसान के मार्फत से और इंडस्ट्रियलिस्ट जो गुड़ का उद्योग चलाना चाहेगा, इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करके इसे फिर से स्थापित करना। और इसके लिए मेरे मन में एक विचार है कि अमरपुर विकास मंच एक गैर राजनीतिक संगठन बनाने का मैंने सोचा है। अमरपुर विकास मंच, मैंने यहाँ के सम्मानित लोगों से बात किया, उनका कहना है कि चुनाव के बाद कीजिए, अभी बनाइएगा तो ये राजनीतिक हो जाएगा। तो गैर राजनीतिक संगठन, जब राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन इसके बाद हम बना लेंगे, उसमें किसानों से और जो यहाँ पूंजी लगाने वाले उसमें हैं, क्योंकि मान लीजिए जो सिर्फ मिल बैठा लेगा और उसको ईख नहीं मिलेगा तो वो बेकार है। किसान ईख उगा लेगा और मार्केटिंग उसको नहीं मिलेगा तो वो फिर दिक्कत। दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। इस दोनों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए अमरपुर विकास मंच के मार्फत हम दोनों संस्था को बैठाने का प्रयास करेंगे और सामंजस्य स्थापित करके इसे लागू करेंगे। उन्होंने सर चांदन नदी के दोहन की भी बात की थी, जो कि हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। बालू उठाव भी हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है सर। जी, निश्चित तौर पर बालू उठाओ। बालू देखिए एक नेचुरल मिनरल है, ठीक है, वो अपने से नहीं पैदा होता है, वो प्राकृतिक चीज है। हम इसको दो भाग में बांटना चाहते हैं। अगर राज्य के द्वारा सर्टिफिकेट के साथ कोई बालू उठाता है तो वो लीगल हुआ, उसके बिना जो करता है वो इल्लीगल हुआ। बिल्कुल, इल्लीगल को रोकना मेरी प्राथमिकता होगा। मैं जब उधर से गुजरता हूँ, देखता हूँ, किसी गांव में जाते हैं तो इतना ठेला पर बालू लदा हुआ रहता है कि गाड़ी घुमाना मुश्किल हो जाता है उस सड़क से। तो देख सब चीज रहा हूं, परख सब चीज रहा हूं। इसको निर्मूल करना, इसको खत्म करना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मतलब आप इस दोहन को रोकने के लिए भी पूरी मजबूती से काम करेंगे? मजबूती से काम करेंगे इसमें। सर एक और यूजर हैं सर, फेसबुक यूजर सन्नी कुमार साहा जी, उनका सवाल मैं शॉर्ट में आपके पास रखता हूँ। उनका ये मानना है कि सेवा करने के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग चुनाव आने के साथ ही जो है मार्केट में दिखना शुरू हो जाते हैं प्रत्याशी के तौर पे। कहीं ना कहीं आपकी छवि भी उनके नज़र में इस तरह की है, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, नो डाउट, उनका जो दृष्टि है वो अपने दृष्टि के अनुकूल बोलते हैं। उनके दृष्टि में उनके इर्द गिर्द ही विधानसभा है, जबकि विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा है। 38 पंचायत, 19 अमरपुर शंभूगंज और एक नगर, 39 पंचायत मिलकर के विधानसभा बनता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक जनरल नज़रिया से देखे, चाहे मुझे देखे या और किसी को देखे। मैं तो सेवानिवृत्ति के बाद से लगा हुआ हूँ पार्टी के निर्देश को पालन करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी का विश्वास पैदा करने के लिए लोगों के बीच में। उसी का एक कड़ी है चुनाव, और अभी चुनाव का माहौल है। स्वाभाविक है कि चुनाव में चुनाव जैसा बात होगा। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि सेवा, देखिए पर्सनल सेवा करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप संगठित सेवा देना चाहते हैं,
आप जनरल सेवा देना चाहते हैं तो वो बिना राजनीतिक शक्ति का नहीं हो सकता। उसके लिए पॉलिटिकल पावर की उसके लिए पॉलिटिकल पावर चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट चाहिए, उसके लिए संवैधानिक आवाज उठना चाहिए। हम ठीक है 10 आदमी को खाना दे सकते हैं, कपड़ा दे उससे, लेकिन जनरल आम पब्लिक का उससे कोई भलाई नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल चीज़ों में सामाजिक सेवा को लाने के लिए, और ऐसे भी आप देखे होंगे, अगर भारत के संविधान को आप देखिए तो भारत के संविधान में कहा गया है कि ये सोशलिस्टिक कंट्री है जहां सारे लोगों का स्थान है, जन भावनाओं का कद्र, जन भावनाओं का विकास। और तो जन भावनाओं का विकास के लिए आपको राजनीतिक पावर चाहिए। राजनीतिक पावर के लिए आपको राजनीतिक पार्टी चाहिए, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, आपको सरकार बनाना पड़ेगा। ये इसकी बाध्यता है। समाज में बृहद तौर पे सेवा देने के लिए, लोगों के लिए कार्य करने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर जरूरी हो जाए। उसके बिना इंडिविजुअल वो पीस मिल में होगा, बृहत्तर स्केल पर वो नहीं हो सकता है। तो हमारे जितने भी यूजर्स हमसे कनेक्ट हुए थे अपना बाका पेज के थ्रू, आशा करता हूँ उनको उनका जवाब मिल गया। अब सभी प्रश्नों का जवाब एक शो में दे पाना संभव नहीं है। बाकी के जवाब जब भी आपको मौका लगे आप संजीव सिंह जी से मिलिए और मिलकर इनसे क्षेत्र में पूछिए। अब सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी जनता से रिक्वेस्ट करें कि आपका क्या मैसेज होगा अमरपुर विधानसभा के लोगों के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक छोटा सा मैसेज है जनता को। मैं अपने साथियों, गुरुजनों से निवेदन करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैं अमरपुर की इस धरती का पुत्र हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ। अमरपुर के मान सम्मान के, राजनीतिक मान सम्मान के लिए जो राजनीतिक रूप से परतंत्र हो गया है, जो आपकी भावना है कि हमारे बीच का कोई आवे, इंसान आवे जो सारे लोगों के बीच में रहने वाला हो, जो अनुभवी हो, जो एजुकेशन प्राप्त हो, ईमानदार छवि वाले हो, मैं आपको अपनी तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच का, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, अमरपुर को राजनीतिक परतंत्रता से मुक्त करने के लिए आपके बीच में आपसे समर्थन मांग रहा हूँ। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसी भावना के साथ अमरपुर को राजनीतिक मुक्ति दिलाया जाए बाहरी शक्ति से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ थे संजीव सिंह जी, अमरपुर विधानसभा से राजद के संभावित प्रत्याशी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही शालीनता से अपनी सारी बात और सारे जवाब आपके बीच रखे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है, टिकट को लेकर इनकी कितनी दावेदारी जो है सशक्त रूप से ये कर रहे हैं, और अमरपुर के विकास के लिए इनका क्या विज़न होगा, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपना विज़न बताया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं अपना बाका के अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।